पहली क्लास। पीएम मोदी का फायर मोड ऑन है। पाकिस्तान के साथ साथ अब चीन का हिसाब करने वाला कौन सा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। पीओके पर पीएम मोदी ने ऐसा क्या कह दिया कि पाकिस्तान और कांग्रेस दोनों को भयंकर आग लगी। पाकिस्तान की ऐसी धुलाई शहबाज शरीफ दुनिया के सामने भारत से रहम की भीख मांगने लगा है और कांग्रेस इंदिरा गांधी की याद दिला रही थी। पीएम मोदी ने नेहरू की कौन सी बात याद दिला दी कि कांग्रेस सन्नाटे में चली गई। आज सबसे पहले इसकी बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम मोदी ने आज एक साथ कैसे चीन, पाकिस्तान और कांग्रेस को भी घेर लिया। पीएम मोदी ने आज बिना नाम लिए 1947 में नेहरू की पीओके वाली गलती का जिक्र किया और संकेत दिए कि अब वो इस गलती को सुधारेंगे। पीएम मोदी ने इशारों में नेहरू की 1960 वाली गलती का भी जिक्र किया और संकेत दिए कि पाकिस्तान से पानी वाली भूल को भी वही ठीक करेंगे। पीएम मोदी ने आज इशारों में चीन को भी समझा दिया कि जिस व्यापार और प्रोडक्शन के दम पर उसकी दुकान चल रही है, उसका शटर भी भारत ही डाउन करेगा। यानी पीएम मोदी ने पाकिस्तान और क्या क्या धमाके किए, कैसे पाकिस्तान और चीन का तनाव बढ़ा दिया, कैसे कांग्रेस को जवाब देते देते कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी, ये सब आज आपको दिखाने वाला। लेकिन पीएम मोदी के इस धमाकेदार बयानों का एक ट्रेलर देखिए पहले। हमने तय कर लिया है, उस कांटे को निकालते रहेंगे। सरदार पटेल की इच्छा थी, पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए। और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, वहां पसीना छूट रहा है। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार पीओके का जिक्र कर रहे हैं। वो याद दिला रहे हैं कि नेहरू की क्या गलती थी और कैसे सरदार पटेल चाहते थे कि पीओके भारत में ही रहे और जब तक पीओके आ ना जाए सेना को रुकना नहीं चाहिए। यानी वो संकेत दे रहे हैं कि सरदार पटेल का सपना नरेंद्र मोदी ही पूरा करेंगे। इस वक्त नरेंद्र मोदी के दो ही मकसद हैं, पाकिस्तान से पीओके वापस लेना और पाकिस्तान का जो भी साथ दे रहा है उसका कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी बात कही। लक्ष्य के साथ चलिएगा तो 2047 तक भारत बहुत कुछ कर सकता है। आज पीएम मोदी ने विदेशी प्रोडक्ट्स को लेकर जो बातें कही, वो बात चीन को मैसेज देने के लिए ही, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में सबने देखा कि चीन के हथियारों के दम पर पाकिस्तान लड़ा। चीन के सैटेलाइट का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया। चीन ने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का बचाव किया है पहले भी।
चीन ने यह भी कहा कि वो पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा है, हालांकि तब कहा जब भारत चीन पाकिस्तान को ठोक चुका था। युद्ध के बाद चीन ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को बुलाकर पूरी रिपोर्ट भी ली। चीन से पाकिस्तान को अगली लड़ाई के हथियार मिलने की भी खबर है। चीन पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट भी देने जा रहा है, ऐसी भी खबरें हैं। यानी चीन भारत से डायरेक्ट नहीं भिड़ना चाहता, लेकिन उसने अपना शू करके टॉमी आगे बढ़ा दिया है कि पाकिस्तान तुम जाओ, तुम काटो भारत को। पाकिस्तान को प्रॉक्सी बनाकर वो भारत से लड़ रहा है, लेकिन चीज नहीं है जो आप बॉयकॉट नहीं कर सकते। चीन का सामान जो आप यूज कर रहे हैं उसमें क्या क्या शामिल है अगर आप देखेंगे, सबसे पहला स्मार्टफोन, जो आज की डेट में बहुत सारे लोगों के हाथ में चीन का स्मार्टफोन है। और अगर आप स्मार्टफोन को देखें तो कौन सी टॉप विदेशी कंपनियों के फोन भारत में बिक रहे हैं, मैं आपको उनके बारे में बताता हूं। वो आप चेक कर लीजिए, जिनको आप बॉयकॉट कर सकते हैं। उनके नाम है MI, ये चीन की कंपनी है। रेडमी का फोन, आप चीन की कंपनी का फोन यूज कर रहे हैं। ओप्पो, वीवो, रियलमी, ये सारे फोन आपको सस्ते में मिल जाते हैं। आपको अरे वाह बहुत बढ़िया सस्ता फोन मिल गया, लेकिन ये सारे फोन चाइना के प्रोडक्ट हैं। अगर आप ये फोन भी छोड़ दें इस्तेमाल करना और कोई भारतीय फोन या कोई और दुनिया के दूसरे हिस्से का बना हुआ फोन इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो चीन को आप जो है वो सीधे सीधे बड़ा झटका दे देंगे। MI, रेडमी, ओप्पो, वीवो, रियलमी। इतना ही नहीं, इसके अलावा आप देखिए, जब आप फोन यूज करते हैं उसमें आप टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं। टेम्पर्ड ग्लास कि फोन मेरा टूटे नहीं, उसका कवर ठीक रहे। टेम्पर्ड ग्लास में कौन कौन सी कंपनियां हैं? एक है स्पिजन, ये भी चाइना की कंपनी है, और एक है बेसस, ये भी चाइना की कंपनी है। तो अगली बार टेम्पर्ड ग्लास लगवाने जाइए और कोई दिखाए तो बोलिए कि कंपनी बताओ कौन सी है, और अगर कंपनी स्पाइजन और बेसस दिख रही है तो बोलिए ये नहीं चाहिए भैया, दूसरा दे दो। तीसरा प्रोडक्ट जो आप यूज करते हैं, आपके घर में होगा, और वो बहुत संभव है कि वो चाइना में बना हुआ हो, चाइना की कंपनी का हो, और वो है स्मार्ट टीवी जो हम इस्तेमाल करते हैं। स्मार्ट टीवी में कौन कौन से कंपनियां हैं? ये MI, ये भी चीन की स्मार्ट टीवी बनाने वाली कंपनी। रियलमी, एक है TCL, ये भी आजकल बहुत सस्ती टीवी LED स्क्रीन बेच रही है, लोग कहते हैं TCL का ले लेते हैं। MI, रियलमी, TCL, इसको मारिए कोहनी, बोली बक नहीं चाहिए तुम्हारा टीवी। तो ये भी आप करके चीन को जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, चीन को सबक सिखा सकते हैं। चौथा जो आप सामान बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लैपटॉप। आजकल हर किसी के पास लैपटॉप रहता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके पास जो लैपटॉप है वो चाइना का बना हुआ है या नहीं? मैं आपको कंपनियां बताता हूं जिनको आपको छोड़ना है। एक है OnePlus, इसका लैपटॉप बहुत लोग यूज करते हैं, ये चाइना की बनी हुई, चाइना की कंपनी। लेनोवो, ये भी चाइनीज माल है। हुआवेई, ये भी चाइनीज है। और एक है हेयर, ये भी चाइनीज माल है। तो लैपटॉप खरीद रहे हैं तो ये 4 कंपनियां हो सके तो अवॉइड कीजिए। छोटी छोटी चीजें हैं जो आप और हम रोज खरीद रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे घर में भी है कि एक लैपटॉप तो लगभग आजकल सबके पास होता है, एक स्मार्टफोन तो आजकल सबके पास होता है। अब खरीद लिए हैं जो खरीद लिए हैं, लेकिन अगला लेने जा रहे हैं तो अवॉइड कीजिए कि इन कंपनियों का मत लीजिए, भारतीय कंपनियों का लीजिए या किसी और देश की कंपनी का ले लीजिए। एक और प्रोडक्ट जो बहुत सारे लोगों के घर में है वो है AC, एयर कंडीशनर। उसमें कौन कौन सी कंपनी अवॉइड करनी है जो चाइना माल भेज रहा है हमारे यहां? एक है वाई हेयर है, एक है माइडिया, ये भी चीन की कंपनी है, एक है हाइसेंस, ये भी चाइना की कंपनी है, और एक है TCL, ये भी चाइना की कंपनी है। हटाइए भाई, दुनिया भर के इतने सारे प्रोडक्ट चल रहे हैं दूसरे दूसरे देशों के भी। आपको मेड इन इंडिया ले लीजिए, सबसे बढ़िया, लेकिन तुरंत अगर कोई मेड इन इंडिया नहीं पसंद आ रहा है तो कहीं और की कंपनी का ले लीजिए, लेकिन ये चीन वाली कंपनी का छोड़िए। चाइना को भी तो पता चले कि हम यहां AC खरीदना कम करेंगे, तापमान चाइना में बढ़ जाएगा बॉस। एक और तापमान चीन का बढ़ाने वाला प्रोडक्ट जो कई घरों में है, फ्रिज यूज करते हैं ना आप, फ्रिज देखिए, इसमें भी वो हेयर कंपनी घुसी हुई है। एक तो नाम ऐसा रखता है कि पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा, हायर नाम है, हेयर नाम है, क्या नाम है, लेकिन जो भी है उसको मत यूज कीजिए। और एक है हाई सेंस, कॉमन सेंस लगाइए, हाई सेंस को भूल जाइए, ये फ्रिज चाहिए ही नहीं। आप यहां ये चाइना का फ्रिज यूज करना बंद करेंगे, वहां उसका बर्फ जमना शुरू हो जाएगा। और प्रोडक्ट बताता हूं, अभी सुनते जाइए बॉस। वॉशिंग मशीन, ये वॉशिंग मशीन हर घर में आप कपड़ों की धुलाई कर रहे हैं ना बॉस,
लेकिन आप कौन कौन कंपनी जो है अवॉइड कीजिएगा तो धुलाई चाइना की हो जाएगी। यही है हायर है और एक माइडिया, ये दो चाइनीज कंपनी। इनको बोलिए कि नहीं चाहिए हमको कपड़ा, हम खुद हाथ से धो लेंगे भाई, नहीं तो कोई दूसरी कंपनी का ले लेंगे। वहां चाइना की धुलाई शुरू हो जाएगी। हालांकि इनमें से कई कंपनियों और ब्रांड के कई प्रोडक्ट भारत में ही बनते हैं, लेकिन कई प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट भी होकर आते हैं। अब हमारी ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने खुद के प्रोडक्ट बनाएं जो भारत में मैन्युफैक्चर हो सके। भाई आप सीसीटीवी लीजिए, लगवाइए, लेकिन देखिए मेड इन चाइना तो नहीं है। इतना ही नहीं, झालर, दिवाली में हम झालर लगाते हैं, वो झालर चाइना का बना हुआ आ रहा है। अपने यहां बढ़िया बढ़िया झालर बन रहा है। अपने पूछिए खरीदने के पहले कि मेड इन इंडिया झालर है तो दो, नहीं तो जाओ भगो यहां से भाग। आप होली में जो पिचकारी यूज करते हैं, होली की पिचकारी, भाई आजकल वो प्लास्टिक वाला माल सस्ता आ जाता है चाइना का बना हुआ, नहीं चाहिए हम लोग को, अपना इंडिया का बना हुआ पिचकारी यूज करेंगे। बैटरी वाले खिलौने, बैटरी के खिलौने, ये इनमें से कई सारे प्रोडक्ट जो हैं वो चाइना से आ रहे हैं, मत लीजिए, आपको मिल जाएगा। और पहले भी खिलौनों का बॉयकॉट हमने किया है, अभी इसको फिर से गति दीजिए। फर्नीचर, भाई आजकल तो नया ट्रेंड चला हुआ है, लोग चाइना जा जाके फर्नीचर खरीद रहे हैं, ये नया ट्रेंड चला है। आप रील वील देखिएगा, लोग ले जाते हैं कि चलिए आपको चाइना में बढ़िया सस्ता माल खरीदवा देते हैं फर्नीचर का। क्या अपने यहां फर्नीचर नहीं बन रहा है? अपने यहां का फर्नीचर लीजिए। इसके अलावा जो हीटिंग पैड है, हीटिंग पैड, वो मत लीजिए चाइना का। जो आप इलेक्ट्रिक मसाजर लेते हैं, भाई आप मसाज ले रहे हैं चाइना का माल खरीद के, वहां उसका मसाज चल रहा है, उसको मजा आ रहा है, बस नहीं चाहिए तुम्हारा मसाज। जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी मत लीजिए, बहुत सारा चाइना का माल आ रहा है। पूछिए कि चाइना वाला तो नहीं दे रहे हो, हमको मत सटाओ चाइना का माल। आप बैडमिंटन का रैकेट लेते हैं, वो बैडमिंटन का रैकेट आ रहा है चाइना का बना हुआ। ये सब आपको इसलिए पता हो, बता रहा हूं कि आपको पता रहना चाहिए। बहुत लोगों को पता ही नहीं कि अरे भैया बैडमिंटन खेल रहे हैं, इधर से ढल गया दिन, ढल गई रात, उधर चाइना में जो है वहां चकाचौंध पैसा छप रहा है। प्लास्टिक का कंटेनर, भाई देखिए भर गया, बोर्ड भर गया, भाई इतना माल हम लोग चाइना का यूज कर रहे हैं। प्लास्टिक का कंटेनर, बेडशीट, कॉफी मेकर, सब चाइना का आ रहा है। तो भाई चाइना को आपको रोकना है, सबक सिखाना है, तो छोटी छोटी चीजें पूछिए ना भाई, दुकान में जाइए, बोलिए ऐसे पलट के दिखाइए मेड इन चाइना तो नहीं है, दिखाओ, नहीं लेंगे चाइना वाला। पीएम मोदी ने आज जिन मूर्तियां भारत के बाजार में 400 रुपए में बिक रही हैं, भाई लोगों को क्यूट गणेश जी लग रहे हैं। गणेश जी क्यूट चाहिए आपको, आंख बंद किए हुए आपकी तरफ देखिए नहीं रहे हैं। ये आपको बिना आंख वाले कौन से गणेश जी पसंद आ रहे हैं? ये चाइना वाला बना के भेज रहा है, क्योंकि उसके अंदर भाव तो है नहीं कि गणेश जी बना रहे हैं। क्यूट बना दो, छोटी छोटी आंखें ऐसे करके, आंख बंद है गणेश जी की, गणेश जी सोए हुए हैं। अरे भैया, ऐसी कई मूर्तियां हैं जो अलग अलग शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर बिक रही हैं। ऐसी एक और तस्वीर देखिए, इसकी कीमत भी 400 रुपए है, यह भी मेड इन चाइना माल बिक रहा है। आज की तारीख में स्थिति यह हो गई है कि हांगकांग में बने हुए सोफे यहां बेचे जा रहे हैं, चीन में बने हुए बेड भारत में बिक रहे हैं, चीन में बने डाइनिंग सेट यहां बेचे जा रहे हैं, कॉफी टेबल चीन से बनकर आ रहा है, डाइनिंग चेयर मलेशिया से बनकर आ रही है, चीन से मेटल की फोल्डिंग चेयर आ रही है। क्यों भाई? ये सब पहले हम लोग नहीं बनाते थे, हम लोग को नहीं बनाना आता है, सब चाइना से आएगा तभी हमारा यूज होगा। और आज के पहले चाइना नहीं भेजता था तो हम लोग यूज नहीं कर रहे थे। यही सब धीरे धीरे बंद होना चाहिए, एक रात में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे कीजिएगा, तब जो है चीन को समझ में आएगा कि बाप रे बाप, यहां तो पब्लिक अगर मूड में आ गई तो बहुत दौड़ा जान पहुंच गए। यहां पर पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान का ट्राइलेटरल समिट होना है। पाकिस्तान कितना भी चीन, तुर्की, अजरबैजान के साथ मिलकर खुद को बचाने की कोशिश करे, यह सारी कोशिश नरेंद्र मोदी के इस नए भारत के भी शहबाज को ईरान से सपोर्ट नहीं मिला। खामनेई ने भारत पाकिस्तान संघर्ष पर बेहद नापतौल की बात की। खामनेई ने कहा कि उम्मीद है कि दोनों देश मतभेद सुलझा लेंगे। यानी ना शहबाज शरीफ का इस्लाम वाला कार्ड चल रहा है, ना उसका रोना धोना काम आ रहा है। ईरान की तरह ही बाकी मुस्लिम देश भी पाकिस्तान को भाव नहीं दे रहे, जबकि पाकिस्तान हमेशा इस मुकाम शरीफ शांति शांति की रट लगाने लगा है। भाई ये तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है,
अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं। इतने से वहां फ्लड आ जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के इरादे तो यही बता रहे हैं कि ना पाकिस्तान पीओके बचा पाएगा ना पानी। ये बात पाकिस्तान को भी समझ आ गई और इसलिए फर्जी जीत पर अपने हाथों के जमाने में ही पीओके पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर लिया था। तब भी पाकिस्तान ने अपने भाड़े के आतंकियों को ही भेजा था। उस वक्त अगर सरदार पटेल की बात सुनी गई होती तो आज पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा न होता और पाकिस्तान कश्मीर में कोई खेल न कर पा रहा होता। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर इतिहास का वो पन्ना खोलता हूं जो बताएगा कि नेहरू की एक गलती भारत को कितनी भारी पड़ी थी और पीओके पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। अगर उसी दिन इन मुजाहिदीनों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम जेलते रहे। पीएम मोदी ने 1947 की घटना का जिक्र करके बताया कि आज जो समस्या है वो आजादी के ठीक बाद ही खत्म हो सकती थी। आजादी के फौरन बाद अक्टूबर 1947 में एलओसी अस्तित्व में आ गई। इस वजह से कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कंट्रोल में रह गया जिसे हम पीओके कहते हैं। और यह सीज फायर किसकी वजह से हुआ? महान नेहरू जी की वजह से। जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था तो उस वक्त देश की राजनीति में क्या हो रहा था यह भी आपको बताता हूं। इसके बारे में इतिहासकार इकबाल सिंह अपनी किताब बिटवीन टू फायर्स में लिखते हैं कि नेहरू का मानना था कि भारत कश्मीर में किसी टेरिटोरियल फायदे के लिए नहीं गया था, इसलिए पाकिस्तान जाकर वार्ता करने को आत्मसम्मान का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। यानी नेहरू का मन था कि वो युद्ध के बीच पाकिस्तान से बात करें, वो भी तब जब पाकिस्तानी मुजाहिदीन कश्मीर में मारकाट मचा रहे थे, रेप कर रहे थे, गांव के गांव जला रहे थे। लेकिन वार्ता होने से पहले ही नेहरू को तेज बुखार आ गया और वो लाहौर नहीं जा पाए। वो तो भगवान ने शायद बुखार दे दिया, नहीं तो सोचिए क्या होता वो लाहौर जाते। नेहरू के पाकिस्तान जाने के स्टैंड को लेकर सरदार पटेल की क्या राय थी, इसके बारे में मिडनाइट्स फ्यूरीज द डेडली लेगेसी ऑफ इंडियाज पार्टीशन किताब के लेखक इतिहासकार निशित हजारी बताते हैं कि अक्टूबर 1947 में सरदार पटेल ने कहा था कि उस वक्त जब भारत मजबूत पक्ष में था, मजबूत स्थिति में था, उस समय प्रधानमंत्री नेहरू का जिन्ना के पास रेंगते हुए जाना इसे भारत की जनता कभी माफ नहीं कर पाई। ये किताब में लिखा गया है, उस वक्त के इतिहासकार ने लिखा। पीओके पर पीएम मोदी कांग्रेस को सुना रहे थे, लेकिन हालत पाकिस्तान की खराब हो रही थी, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि नरेंद्र मोदी वो नेता हैं जो सेना को खुली छूट देने में विश्वास रखते हैं। जिक्र किया जो देश को हैरान कर देगा। एक बार पहले पीएम मोदी को सुनिए, फिर बाकी रिसर्च मैं दिखाता हूं। देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा, सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक
ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2%, 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? तभी तो एक सोशल मीडिया पे क्लिप चलती है कि सब करके जाएं नेहरू और उसको सुधारें मोदी। खैर, ये तो चल रहा है, चलता रहेगा। पाठशाला में अब अगली क्लास। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को एक्सपोज करने का के लिए जो डेलीगेशन भेजा, उसने क्या कमाल दिखाया। मुस्लिम देश कुवैत में बैठकर ओवैसी ने पाकिस्तान को ऐसा क्या कहा कि तालियां बज उठी, जरा उसके बारे में भी बताता हूं। जिस वक्त नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, उस वक्त देश की राजनीति में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल के रखा है। ये वो लोग हैं जिनकी पूरी राजनीति ही मोदी विरोध पर चलती है, फिर चाहे मोदी का विरोध करते करते ये देश का ही विरोध क्यों न करने लगे। इसलिए देखिए कि ऐसे लोगों को ऑपरेशन सिंदूर फेल्ड ऑपरेशन नजर आ रहा है। इस इकोसिस्टम को पीएम मोदी की गर्जना में, उनकी ललकार में फिल्मी डायलॉग दिख रहे हैं। इसलिए आज पीएम मोदी ने इस इकोसिस्टम का भी हिसाब कैसे कर दिया, वो आपको बताऊंगा। पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए पीएम मोदी जी ने जो टीम भेजी, वो क्या कमाल कर रही है, वो भी आपको बताऊंगा। कैसे मुस्लिम देश में बैठकर ओवैसी पाकिस्तान की ठुकाई कर रहे हैं और तालियां बज रही हैं, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन जो सियासत देश में चल रही है, उसकी एक झलक देखिए आप। ऑपरेशन सिंदूर ये एक फेलियर ऑपरेशन। आज बाला साहब होते तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए मोदी जी को गले लगा लेते, गले। आज तक जवाब नहीं मिला कि सीजफायर किन शर्तों पर हुआ। And these stupid jokers, they want to compete with India. इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। जो लोग पहले ही सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते थे, सबूत मांगते थे, वो लोग इस बार सबूत मांगते नजर नहीं आए, क्योंकि सबूत तो इस बार खुद पाकिस्तान दे रहा था कि कैसे भारत ने बहुत बुरा मारा है, धुआं धुआं कर दिया। आज यही बात पीएम मोदी ने उस इकोसिस्टम को कह दी जो बात बात पर सबूत मांगता है। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, उसके बाद आपको बताता हूं कि वो कौन लोग हैं जो ऑपरेशन सिंदूर को एक फेल्ड ऑपरेशन बताने पर तुले। आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों, 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। लेकिन जो लोग सबूत मांगते थे वो भले ही इस बार सबूत ना मांग रहे हों, लेकिन उनकी सियासत में कोई कमी नहीं आई। कांग्रेस कभी सीजफायर पर सवाल उठा रही है, कभी पाकिस्तान को पीएम मोदी की ललकार उसे रास नहीं आ रही, कभी राहुल गांधी को जानना है कि हमारे कितने फाइटर जेट गिरे नहीं गिरे बताइए। आज कांग्रेस ने फिर पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक किया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर पीएम मोदी के बयानों को फिल्मी डायलॉग बताया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुनिए एक बार। जिस तरह से वो कभी प्रेम चोपड़ा की तरह, कभी परेश रावल की तरह डायलॉग्स दे रहे हैं, साहब जा जाकर ये सिंदूर है, इसमें रगों में मांग क्या है, खून है, गर्म है, ठंडा है, और गोली खाओ, रोटी खाओ। ये प्रधानमंत्री है देश के। आज तक हमें जवाब नहीं मिला कि 2023 में पुंछ में जो आतंकियों ने किया, 2 अक्टूबर 2024 में गांधरबल में जो किया, गुलमर्ग में अक्टूबर 2024 में जो किया, पहलगाम में अप्रैल 2025 में जो किया, उन आतंकियों का क्या हुआ, वो कहां है? आज तक जवाब नहीं मिला कि सीजफायर किन शर्तों पर हुआ। आज तक जवाब नहीं मिला हाफिज सईद, अजहर मसूद बच के कैसे निकल गए। क्या सीजफायर की शर्तों में इन्हें वापस लाना है या नहीं है? कोई जवाब नहीं। जवाब मांगो, सवाल पूछो तो ये डायलॉग आते हैं। वहां नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को अभी ट्रेलर दिखाए बैठे हैं, यहां कांग्रेस को फिल्मी डायलॉग दिखने लगे।
पवन खेड़ा पूछ रहे हैं कि हाफिज सईद और मसूद अजहर जो है वो बच कैसे गए। भाई वो तो बचेंगे ही, क्योंकि उनको तो यूपीए के जमाने में डोजियर फटने से मरना था, क्योंकि तब तो भारत डोजियर देने वाला देश था और ये डोजियर देते थे, वो डोजियर उधर जाता था और कागज फट जाते थे और आतंकी मर जाते थे। हाफिज सईद और मसूद अजहर ने तय किया है कि वो ऐसे ही मरेंगे कभी किसी जमाने में जब डोजियर जाएगा और फटेगा। कांग्रेस ही नहीं, महाराष्ट्र में उसके सहयोगी उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार को घेरने के नए नए बहाने ढूंढ रही। कभी शिवसेना उद्धव गुट के नेता पहलगाम हमले के लिए गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगते हैं, कभी ऑपरेशन सिंदूर को फेल्ड ऑपरेशन बताते हैं, जिस पर अमित शाह ने भी बाला साहब ठाकरे को याद दिलाते हुए उद्धव शिवसेना गुट की सोच पर सवाल उठाए। संजय राउत और अमित शाह को एक साथ सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर ये एक फेलियर ऑपरेशन है सबसे पहले, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन हम अपोजिशन वाले उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहते। दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर करने की जरूरत क्यों पड़ी है, इसलिए कि पहलगांव में 26 हमारी माता भगिनी का सिंदूर उजाड़ दिया आतंकवादियों ने। उसके लिए जिम्मेदार देश के गृह मंत्री अमित शाह है और उसका प्रायश्चित लेने के लिए अमित शाह जी ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये मैं बार बार कहता हूं। नहीं तो प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पालन में चूक हो गई, इसके लिए अमित शाह का इस्तीफा लेना चाहिए, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। ये उद्धव सेना को क्या हो गया है? ये बाला साहब की पार्टी हुआ करती थी एक जमाने में। आज बाला साहब होते तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए मोदी जी को गले लगा लेते, गले लगा लेते। और ये उद्धव सेना सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जिसमें उनके भी मेंबर गए हैं, उसको बारात कहने का काम करती है। आप सोचिए, देश के सैनिकों ने ऐसा शौर्य दिखाया कि पाकिस्तान जो है वो घुटनों पर आ गया। दुनिया में भारत की चर्चा हो रही है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे हैं भाई कि भारत ने गजब घुस के ठोका और अपने यहां कुछ होने नहीं दिया नुकसान। और संजय राउत कह रहे हैं कि फेल्ड ऑपरेशन है ऑपरेशन सिंदूर। ये सेना का मजाक उड़ाना नहीं है तो और क्या है? संजय राउत जैसे नेता हो या फिर कांग्रेस में राहुल गांधी और उनकी कंपनी हो, इन लोगों को तो ओवैसी से सीखना चाहिए। ओवैसी को इतना कुछ कहा जाता था, लेकिन जब से पाकिस्तान का मामला आया, ओवैसी ने इतना पाकिस्तान को ठोका है, इतना ठोका है कि किसी और ने नहीं ठोका। ओवैसी हर दिन पाकिस्तान की बखिया उधेड़ रहे। पहले उन्होंने भारत में रहते हुए पाकिस्तान में अपने बयानों से धूम धड़ाका किया, और जब पीएम मोदी ने उन्हें दुनिया भर में पाकिस्तान की पोल खोलने की जिम्मेदारी दी, डेलीगेशन के साथ भेजा, तो वहां भी पाकिस्तान की धुलाई कर रहे हैं। आप देखिए कि मुस्लिम देश कुवैत में बैठकर ओवैसी ने पाकिस्तान को जोकर तक बता दिया। मोदी सरकार और बीजेपी भी ओवैसी की तारीफ करने से हिचक नहीं रहे। खुद किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री, उन्होंने ओवैसी के बयान को सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिख रहे हैं कि पाकिस्तान की पोल खोल दी ओवैसी ने। आपको दिखाता हूं कि ओवैसी ने मुस्लिम देश में बैठकर पाकिस्तान के लिए क्या कहा है, जरा आप देखिए, सुनिए। And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। अब यह भी बड़ा दिलचस्प है कि जिस कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट ने ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी को घेरने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, उसी कांग्रेस और उद्धव शिवसेना गुट के नेता पार्टी लाइन से हटकर पूरी दुनिया में घूम घूम कर आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। कांग्रेस नेता लगातार इन आरोपों पर सवाल उठा रहे हैं कि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को मारा। वहीं भारतीय डेलीगेशन के साथ न्यूयॉर्क पहुंचे कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने पूरी दुनिया को बताया कि कैसे पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर हत्या की और कैसे एक हिंदू प्रोफेसर ने आतंकियों को कलमा सुनाकर अपनी जान बचाई। शशि थरूर ही नहीं, शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे
और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को दुनिया के सामने रखा। जरा इन नेताओं को भी सुनिए जो हैं अलग अलग पार्टी के, लेकिन आज भारत का नैरेटिव दुनिया के सामने कितनी मजबूती से रख रहे हैं। It was a bunch of people going around identifying the religion of the people before them and killing them on that basis, which was clearly intended to provoke a backlash in the rest of India, since the victims were overwhelmingly Hindu, in fact. And quite astonishingly, one person who wasn't killed was a Hindu professor who happened to be able to recite the Kalima, the first verse of the Quran, and therefore was not shot. Is not just a conventional fight back. It will have a fight back in all its form, in all its possibilities, and in all the spaces possible for India to tell the world and to especially tell Pakistan that we will hold you to account for every single life that an Indian loses because of your terrorism. Yes, I come from the land of Gandhi. Yes, we all come from the land of Buddha. But we also come from the land of Krishna. And during Mahabharata, when Arjuna was reluctant to fight against his own, that is when Lord Krishna had told him, अगर धर्म वापस लाना है तो युद्ध भी करना होगा. Pahalgam terror attack happened on the 22nd of April. We didn't strike back immediately. We waited for 2 weeks. We thought at least Pakistan will take some kind of action. We waited for 14 days expecting them to act. But they didn't. What India did was firm in resolve, yet honorable in action. We striked and destroyed 9 terror infrastructures that was in Pakistan, occupied Jammu and Kashmir and in Pakistan. देख रहे हैं आप, भारत के विपक्ष के कई नेता आज दुनिया में जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं और यही नरेंद्र मोदी की रणनीति थी कि भारत एज अ यूनिट एक दिखना चाहिए जो दुनिया को जाके बताए कि पाकिस्तान 2 कौड़ी का देश है, इसके साथ मत खड़े हो। यह दुनिया में आतंक फैलाता है और जब भारत यूनाइटेड होकर दुनिया में यह कह रहा है तो पाकिस्तान कितना आतंक फैलाता है, क्या हरकतें करता है, यह दुनिया को मानना पड़ रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी सिर्फ पाकिस्तान को एक्सपोज ही नहीं कर रहे, वो अगली तैयारी में भी लगे हुए हैं जिस पर अगला चैप्टर है हमारा। राफेल और ब्रह्मोस की तूफानी कामयाबी के बीच अब भारत वो बनाने जा रहा है जो चीन की नींद उड़ा देगा। भारत को वो सूर्य जिसे देखकर चीन की आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। अब उसके बारे में आपको बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना की ताकत तो पूरी दुनिया देख चुकी है। ब्रह्मोस